तो हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। देखो, सबसे सिंपल सी बात है, कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंस और कैपिटल का मतलब होता है हम लोग जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। ये हम सबको पता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जो हम लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं मतलब कि कैपिटल, वो कैपिटल को लाने के लिए हम लोगों का कितना खर्चा हो जाता है। तो देखो, बेसिकली कैपिटल लेकर आने का सिर्फ 5 सोर्सेस है, मतलब 5 जगह से हम लोग ये कैपिटल लेकर आ सकते हैं। पहला है हम लोगों का इक्विटी शेयर इशू कर दो। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। तीसरा जगह है डिबेंचर इशू कर दो। तीसरा फोर्थ है टर्म लोन ले लो। और फिफ्थ सोर्स है हम लोगों का रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का अगर सिंपल भाषा में बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अकाउंट्स में जिसको हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं, एफएम में उसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। टर्म लोन का मतलब क्या है? सिंपल भाषा में बैंक लोन। बैंक लोन को एफएम में टर्म लोन बोलते हैं। तो बेसिकली ये 5 जगह से हम लोग पैसा लाते हैं बिजनेस करने के लिए। कैपिटल जो हम लोग लेकर आते हैं वो इस 5 जगह से लेकर आते हैं। इक्विटी शेयर अगर इशू करेंगे तो शेयर होल्डर लोग को टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो टाइम टू टाइम प्रेफरेंस डिविडेंड देते रहना पड़ेगा। अगर हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे तो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। बैंक से जाके अगर बैंक लोन लेंगे जिसको टर्म लोन कहते हैं तो टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते रहना पड़ेगा। और रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर बेसिकली कोई कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये हम लोग का जमा किया हुआ पैसा है। रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब हम लोग का सेव्ड मनी। सेव्ड मनी को लेकर आने में कोई पैसा नहीं लगता है, बट फिर भी इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर लेते हैं। तो अगर मेजर बात करें तो हम लोग इतने 5 जगह से पैसा लाते हैं और ये सब हम लोगों का कॉस्ट है। कॉस्ट मतलब कैप इक्विटी शेयर होल्डर लोग को हम लोग इक्विटी शेयर दे देते हैं, वो लोग हम लोग को पैसा दे देता है, तो हम लोग को कैपिटल मिल गया। पर वो फ्री में थोड़े हम लोग को कैपिटल देगा, बदले में कुछ लेगा। तो बदले में शेयर होल्डर लोग डिविडेंड लेता है, तो ये डिविडेंड हम लोगों का कॉस्ट है। तो ये सारा ही डिविडेंड हम लोगों का कॉस्ट है। ये भी इंटरेस्ट हम लोगों का कॉस्ट है। तो ये सब कॉस्ट है कैपिटल लाने के लिए, इसलिए इस चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाँ, तो हम लोगों का पहला इलस्ट्रेशन क्या है? तो इलस्ट्रेशन 1 में लिखा है 5 years अगो सोना लिमिटेड इशूड 12% इररिडीमेबल डिबेंचर। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जब भी सम आएगा तो लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ना। बोल रहा है कैलकुलेट इट्स करेंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। देखो, हम लोग 5 तरीके का कॉस्ट अभी पढ़े हैं, तो पांचों का कॉस्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है कि हम लोगों ने हम लोगों का कॉस्ट क्या है। देखो, कॉस्ट का मतलब है खर्चा, एक्सपेंस। तो जहां से पैसा लाना सबसे सस्ता पड़ेगा, सबसे चीप पड़ेगा, हम लोग पैसा वहां से लेकर आएंगे। तो इक्विटी शेयर से अगर पैसा लाएंगे तो कॉस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसको के ई कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसको के पी कहते हैं। अगर हम लोग डिबेंचर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो के डी बोलेंगे, स्मॉल डी होगा, क्योंकि कैपिटल डी से डिविडेंड होता है। और अगर हम लोग टर्म लोन का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो के टी बोलेंगे, सॉरी कैपिटल टी होता है। कैपिटल टी क्यों बोलते हैं? स्मॉल टी का मतलब एफएम में होता है टैक्स रेट, इसलिए हमेशा इसको के टी बोलेंगे। कैपिटल टी मीन्स टर्म लोन। और रिटेन्ड अर्निंग का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इसको के आर बोलेंगे, स्मॉल आर। ये सारे नोटेशन फिक्स्ड है, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब इक्विटी शेयर को कैलकुलेट करेंगे तो के ई, जब प्रेफरेंस शेयर का हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो के पी, जब डिबेंचर का कैलकुलेट करेंगे तो के डी, जब टर्म लोन का कैलकुलेट करेंगे तो के टी, और जब रिटेन्ड अर्निंग का कैलकुलेट करेंगे तो के आर। अब जो हम लोगों को सम दिया गया है उसमें बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करो, मतलब के डी को कैलकुलेट करने बोल रहा है। अब के डी, अब देखो डिबेंचर 2 तरीके का होता है, ये सब बात हमें याद रखना होगा। डिबेंचर 2 तरीके का होता है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है?
एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है ये, शेयर्स की तरह, प्रेफरेंस शेयर्स की तरह डिबेंचर भी एक चीज है। तो डिबेंचर दो तरीके का होता है, एक रिडीमेबल डिबेंचर होता है, एक इररिडीमेबल डिबेंचर होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर थ्योरी में जाए तो देखो, डिबेंचर क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है, कंपनी ये इशू करके पब्लिक से लोन लेता है। लोन लेना आम आदमी को सिर्फ एक ही बात समझ में आता है, टर्म लोन, बैंक से जाके लोन ले लो। आम लोगों को लोन का एक ही मतलब समझ आता है, बैंक लोन, दैट इज टर्म लोन। बट एक ही तरीके का लोन नहीं होता है, डिबेंचर इशू करके भी एक तरीके का लोन लिया जाता है। डिबेंचर इशू करके लोन लेना मतलब, सोचो हम कंपनी है, हमको लोन चाहिए, हम बैंक से लोन नहीं लेना चाहते हैं, तो हम तुम सबको बोलेंगे मेरे से डिबेंचर ले लो, मेरे को पैसा दे दो। तुम लोग बोलोगे ठीक है, तुम लोग मेरे से डिबेंचर ले लोगे। डिबेंचर्स क्या है, पेपर्स है। अभी तो ये सब ऑनलाइन हो गया है, हम ट्रेडिशनल वे में समझा रहे हैं। सोचो पेपर्स है, तो हम इतना सारा पेपर प्रिंट करवाए, तुम लोग सबको पेज दे दिए, इसका नाम रख दिए डिबेंचर, और तुम लोग सबको ये कागज दे दिए, तुम लोग सबसे हम पैसा ले लिए, तो हम डिबेंचर दिए, पैसा ले लिए। अब ये एक तरीके का लोन है, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हम तुम लोगों को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इररिडीमेबल डिबेंचर में क्या होता है, अगर हम बोले हैं कि हम 5 साल के बाद पैसा पे ऑफ कर देंगे, तो हमको 5 साल पहले, 5 साल आने पे ही हमको पैसा वापस करना होगा। हम 5 साल के पहले पैसा वापस नहीं कर सकते तुम लोग। पर रिडीमेबल डिबेंचर में अगर बोल दिया है कि 5 साल बाद पैसा हम तुम लोग को रिटर्न करेंगे, इसके पहले अगर मेरे पास पैसा आ जाएगा तो हम तुम लोग को पैसा पे ऑफ कर देंगे। तो इररिडीमेबल डिबेंचर में ईयर एकदम फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं होगा। पर रिडीमेबल डिबेंचर में अगर 5 साल बोले हैं, मेरे पास जल्दी पैसा आ गया, 3 साल में ही पैसा आ गया, तुम लोग 3 साल में पैसा चुका देंगे। पर इसका मीनिंग का कोई काम नहीं है, काम है हम लोग को इसके फॉर्मूला का। तो जो हम फॉर्मूला का पेज भेजे हैं उसमें दोनों का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर सम में क्लियरली नहीं बताएगा कि किस तरीके का डिबेंचर है, रिडीमेबल डिबेंचर है या इररिडीमेबल डिबेंचर है, तो सम में अच्छे से चेक करना। अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है तो वो रिडीमेबल डिबेंचर, अगर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है तो वो इररिडीमेबल डिबेंचर। तो सम में आराम से चेक करो, इस सम में हम लोग को नाम ही दे दिया है इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर अगर नाम दे दिया है तो केडी का फॉर्मूला क्या होगा, आई 1 - टी बाई नेट प्रोसीड्स, ये हम लोगों का फॉर्मूला है केडी का। ये किसका फॉर्मूला है, इररिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला है। जब इररिडीमेबल डिबेंचर का कॉस्ट निकालने बोलेगा तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट। टी का मतलब अभी बताए थे टैक्स रेट। तो हम लोग केडी निकाल लेंगे। हम लोग को आई कितना दी, आई का मतलब है इंटरेस्ट। डिबेंचर के आगे ये जो परसेंट लगा हुआ रहता है 12% इररिडीमेबल डिबेंचर, ये 12% ही मेरा इंटरेस्ट है। तो आई है मेरा 12 और टैक्स रेट कितना दे रखा है, देखो कॉर्पोरेट टैक्स एट अ रेट ऑफ 35%। तो टैक्स है मेरा 0.35। हमेशा 35% का परसेंट हटा देंगे, 35 को 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 35/100 करेंगे तो 0.35 आ जाएगा। और बोल रहा है कि डिबेंचर इशू किए थे हम लोग 103 रुपया में। इशू करना मतलब जब हम लोन ले रहे थे, लोन लेना मतलब डिबेंचर इशू करना, इशू करना मतलब हम तुम लोग को डिबेंचर दे रहे थे और पैसा ले रहे थे। तो 103 है इशू अमाउंट। पर अभी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, 94 रुपीज। मतलब अभी अगर तुम लोग उस डिबेंचर को बेचने जाओगे तो तुम लोग को 94 मिलेगा। तो नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। याद नहीं है तो कहीं पे लिख लो, नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। तो अब करंट मार्केट प्राइस है 94, तो तीनों चीज है हम लोग के पास, से पुट कर दो। आई है 12, 1 - टी है 0.35 और करंट मार्केट प्राइस है 94। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा।
इसके बाद इलस्ट्रेशन 2, इसका भी लास्ट लाइन पहले पढ़ेंगे। बोल रहा है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर अज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट। टैक्स रेट हम लोग को दे दिया है, मतलब स्मॉल टी हम लोग को दे दिया है 0.35। अब बोल रहा है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कहीं पर भी सम में नहीं लिखा है कि कौन सा डिवेंचर है, रिडीमेबल या इररिडीमेबल। तो हम लोग आराम से पहले देखेंगे क्या नंबर ऑफ ईयर्स हम लोगों को दिया हुआ है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है तो ये रिडीमेबल है। तो देखो यहाँ पे क्लियरली दिया है अ कंपनी इशूड 10% डिबेंचर, तो आई भी पता है मेरे को 10 होगा, एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 1/4/17। मतलब हम डिबेंचर इशू किए थे 1/4/17 में, टू बी मच्योर्ड ऑन 1/4/22, और ये मच्योर हो जाएगा 1/4/22 में। तो कितने साल का ये डिबेंचर है, मतलब इलस्ट्रेशन 2 में हम लोगों को इंटरेस्ट दे दिया है 10, टी दे दिया है हम लोग को 0.35, इशू का डेट अगर हम लोग को दे दिया है 1/4/17, और रिडेम्पशन का डेट भी हम लोग को दे दिया है। मच्योर होना मतलब रिडेम्पशन होना, मतलब पे ऑफ का टाइम। रिडेम्पशन का मतलब होता है लोन पे ऑफ करने का टाइम। तो रिडेम्पशन डेट भी दे दिया है 1/4/22। तो इस पूरे टाइम पे 5 इयर्स होता है। तो इस सम में हम लोगों को एन निकालने का सुविधा दिया है। अगर एन निकालने का सुविधा दिया है तो ये फिर रिडीमेबल डिबेंचर है। याद रखना ये रिडीमेबल डिबेंचर है, क्यों, एन दिया है। तो केडी एन जिसमें रहेगा वो रिडीमेबल डिबेंचर, और रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला है आई माइनस टी प्लस आरपी माइनस आईपी बाई 2, सॉरी, बाई एन बाई आरपी प्लस आईपी बाई 2 इंटू 100। ये रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला है। आई का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, इंटरेस्ट। टी का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, टैक्स रेट। आरपी का मतलब होता है रिडेम्पशन प्राइस। आईपी का मतलब होता है इशू प्राइस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम लोग के पास सब कुछ यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग को सिर्फ सब कुछ पुट करना है। अच्छा, तो हम लोग का आईपीएन भी पता है हम लोग को 5। अभी कितना में इशू किए थे और कितने में पे ऑफ कर रहे हैं ये एक बार के लिए देख लेंगे। तो देखो क्लियरली लिखा है अ कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम मतलब ज्यादा में। तो 100 रुपया का डिबेंचर था, 10% ज्यादा में इशू किए, तो 100 का 10% होता है 10 रुपया। तो 110 में इशू किए और रिडीम कितने में कर रहे हैं। रिडीम डेट हम लोग को नहीं दिया है, अगर रिडीम डेट नहीं देगा तो हमेशा 100 रुपीज ले लेंगे। तो रिडीम डेट अमाउंट है 100 रुपया और इशू का प्राइस है 100 प्लस 10%, दैट इज 110। इस पूरे फॉर्मूला में इसको पुट कर लो और आंसर निकाल के बताओ। हाँ, तो इलस्ट्रेशन 3 के बाद अब डिबेंचर का काम खत्म हो गया। अब हम लोग कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का काम। प्रेफरेंस शेयर में देखो क्या है। प्रेफरेंस शेयर में बोल रहा है, देखो लास्ट लाइन पहले पढ़ो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब इसमें के पी निकालना है। जब प्रेफरेंस शेयर बोल रहा है तो अपने के पी निकालेंगे। इसमें बोल रहा है एक्स वाई जेड एंड कंपनी इशूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट 95 ईच। मतलब हम लोग देखो नंबर का कोई काम नहीं होता है, 2000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं कि 5000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। किसी भी सम में नंबर का कोई काम नहीं है, तो 2000 हटा दो, कोई काम का नहीं। ये 10% काम का होता है। तो बोल रहा है हम लोग 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करें। 10% क्या रहता है ना, डिविडेंड का परसेंटेज। डिबेंचर के ऊपर जो परसेंट लगा रहता है वो इंटरेस्ट का परसेंट रहता है, और प्रेफरेंस शेयर में जो परसेंट रहता है वो डिविडेंड का रहता है। तो एक एक प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए का था, बट हम लोग इशू किए उसको 95 रुपीज। तो अब और एक बार समझ लेंगे, प्रेफरेंस शेयर भी दो तरीके का होता है, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो दो तरीके का ये जो प्रेफरेंस शेयर है, तो दो तरीके का फॉर्मूला है। देखो जब भी कुछ नहीं बोलेगा या इसमें भी एन नहीं देगा ना, नंबर ऑफ ईयर्स, तो वो बन जाएगा इररिडीमेबल। तो इस सब में देखो कोई एन नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ है
तो हम लोग का ये भी है इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल। इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल का फॉर्मूला अगेन छोटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डिविडेंड बाई नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ठीक है, नेट प्रोसीड्स को हम लोग इशू प्राइस भी कहते हैं, नेट प्रोसीड्स को ही इशू प्राइस कहते हैं, करंट मार्केट प्राइस भी कहते हैं, पीछे था करंट मार्केट प्राइस, यहाँ पे इशू प्राइस। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड तो 10 है, क्योंकि अभी हम लोग जाने थे 10% था, 10% मतलब 10, और नेट प्रोसीड्स मतलब इशू प्राइस इसमें कितना है, हम लोग इशू किए थे 95 में, तो 10/95 इंटू 100, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 10/95 इंटू 100, दैट इज 10.53%। इसके बाद अभी करेंगे इलस्ट्रेशन 7। अब आ गया इलस्ट्रेशन 7 में बोल रहा है, लास्ट लाइन पहले पढ़ो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल, अगेन इसमें केपी निकालना है। ठीक है, तो क्या नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, पढ़ लेते हैं। इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफर्ड स्टॉक एट ₹100 पर शेयर, एक शेयर था 100 रुपीज का, विथ ए स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12 रुपीज, तो डी हम लोगों को दिया हुआ है 12, एंड फ्लोटेशन कॉस्ट इज 3%। एक बात याद रखो, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब मेरे नोट्स में तो लिखा हुआ है ही, बट हम यहाँ पे भी समझा देते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है, जब भी हम लोग कोई भी शेयर या कुछ भी इशू करते हैं, तो उसको इशू करते वक्त जो खर्चा होता है, मतलब इशू कॉस्ट, उसको इशू करते वक्त हम लोग का जो भी इशू एक्सपेंस होता है। अब तुम लोग बोलोगे कैसा इशू एक्सपेंस, तो ब्रोकरेज, जब हम लोग शेयर खरीद बेच करते हैं तो हम लोग को ब्रोकरेज देना पड़ता है, दैट ब्रोकरेज इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सोचो, हम कोई सामान इशू किए हैं 100 रुपए में, उस पे मेरे से कोई ब्रोकरेज ले लिया है 5 रुपया, तो रियल में मेरे पास इशू प्राइस कितना आएगा, इशू प्राइस मेरे हाथ में रुपया कितना आएगा, सिर्फ 95। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को इशू प्राइस, जितने में इशू किए हैं उससे हम लोग माइनस कर देते हैं, कि जितने में वो चीज खरीदे हैं उससे हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर भी एन नहीं दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, डी बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। डी सम में क्लियर दे दिया था 12, नेट प्रोसीड्स इस सम में क्या दिया था, नेट प्रोसीड्स का बोला था 100 रुपीज में इशू किए हैं, और 3% हम लोगों को लग रहा है ये, तो 3% इससे माइनस कर देंगे, तो 100 से 3% मतलब 3 रुपया, तो 100 से 3 जाएगा तो हम लोग का बचेगा 97, तो 97 इंटू 100, ये 3% किसका, 3% ऑफ 100, हमेशा ये 3% ऑफ 100, 100 का 3% 3 रुपीज ही होता है, इसलिए 100 से 3 माइनस किए, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 12.37%। तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा याद रखेंगे, ये एक तरीके का एक्सपेंस है, मन में याद रख लेंगे, ब्रोकरेज है। जब भी 100 रुपए में इश्यू किए हैं तो ब्रोकर मेरे से 3 रुपया ले लिया, मेरे खुद के हाथ में सिर्फ 97 रुपीज आया। इलस्ट्रेशन 8 में लास्ट लाइन पहले पढ़ो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इलस्ट्रेशन 8 में भी हम लोगों को बोल रहा है केपी निकालने के लिए। अब अगेन देखेंगे रिडीमेबल है या इररिडीमेबल। इसमें देखो सेकेंड लाइन में क्लियर लिखा है, एट द एंड ऑफ 10th ईयर। 10th ईयर दिया है मतलब एन इसमें दिया है, अगर एन दिया है तो अगेन बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला क्या है, D1 प्लस CDT प्लस RP माइनस IP बाई N बाई RP प्लस IP बाई 2 इंटू 100। ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला है। तो डी का मतलब हम बता चुके हैं, डिविडेंड। CDT का मतलब क्या होता है, CDT का मतलब होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अगर प्रैक्टिकली बोले तो आज के डेट में ये CDT नहीं होता, ये नहीं लगता, रियल लाइफ में अगर जाए तो आज के डेट में CDT को एबोलिश कर दिया गया है, ये आज के डेट में रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, बट सम्स में रहता है, अगर सम्स में रहा तो जो दिया है वो बैठा देना, अगर सम में ये नहीं दिया है तो इसको हमेशा 0 ले लेंगे, मतलब ये नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में ये नहीं है। तो जो बहुत टीचर बहुत प्रैक्टिकली क्वेश्चन पेपर बनाता है वो लोग CDT नहीं देता है।
तो CDT 0 रहेगा, बाकी सबका मतलब तुम लोगों को पता है। तो अगर हम लोग इस सम का बात करें, इलस्ट्रेशन 8 का, तो 8 में डिविडेंड है हम लोगों का, तो इसमें हम लोगों का डिविडेंड का डी है, देखो 10% प्रेफरेंस शेयर बोला है, ये जो परसेंट दिया है ये डी है, तो डी हम लोग लिख के